हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़ चुका है। आज जो मैं करवाने वाला हूं प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो करवाने वाला हूं आपको विज्ञान का सेट नंबर 12। आप लोग को पता है कि झारखंड में जेएसएस से सीजीएल का बेहतरीन तैयारी हमारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोग को करवा रही है। और यहाँ पर साइंस का, मैथ का, है ना, जीएस का बेहतरीन तैयारी आप लोग को चल रही है। और आप लोग का रीजनिंग की भी तैयारी बहुत कम समय में होने वाला है। तो किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेना है। और आज की जो क्लास होगी, आज जो मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूं सुबह की 9 बजे, जितने लोग भी सोए बैठे हैं एक बार बेटा उठ जाओ सभी लोग, सारे दोस्तों को लिंक को एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज हमारे साथ लाइव जुड़ सके। और आज की क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें आप लोग को सिखाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन चीजें आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास होगी, आप लोग की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल कर दीजिए सर, क्वेश्चन को बाइलिंगुअल कर दीजिए सर। तो मैं आज क्या किया हूं, आपको जो साइंस की क्वेश्चन देखने वाले हैं वो एकदम बाइलिंगुअल दिखने वाली है। तो क्या मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले जो हार साथियों, जल्दी से बताओ क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार जल्दी जल्दी से अपने सारे मित्रों, अपने चाहने वाले भाइयों एवं बहनों को, मेरा दोस्त, मेरे भाई, जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सुबह की 9 बजे, आप लोग को पता है कि मैं डेली सुबह, आप लोग को पता होनी चाहिए कि मैं डेली सुबह आप लोग के साथ 9 बजे जुड़ता हूं, वो भी कैसे, लाइव जुड़ता हूं, है ना। तो लाइव का पूरा मजा लीजिए। और आपको अगर आप चाहते हैं कि झारखंड सीजीएल में 20 में 20 क्वेश्चन एकदम 100% करेक्ट करके आए, तो फिर आपको हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक से एक लेकर आता हूं आपके लिए। और आज तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग लिंक को एक दूसरे को फॉरवर्ड कर दे चुके होंगे। और अब मैं क्लास को लेना स्टार्ट कर देता हूं। और हाँ, आज मैं टारगेट देता हूं कि कम से कम तुम्हें 50 बच्चे को लाइव करना है, 50 बच्चे को एनी हाउ लाइव करना है, तभी मैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको अगले क्लास में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो आज 50 बच्चे की टारगेट है, आज 50 बच्चे लाइव मुझे दिखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब मैं आता हूं सीधे से अपनी पहली क्वेश्चन पे। चलिए पहली क्वेश्चन पे आता हूं, टाइम को बर्बाद नहीं करता हूं प्यारे मित्र, सीधे हम लोग पहली क्वेश्चन पे आएंगे। ये देखिए, आपको पता है कि साइंस की सेट नंबर 12 हम लोग लेके आए हैं। और ये सेट कहां तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है ये 200 चल जाए, हो सके 400 चल जाए, इसकी कोई गारंटी, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही आपको स्पेशल चीजें। चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। लिखा गया है कि गेहूं एक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 का। ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन सीजीएल में कि बताइए कि गेहूं क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन में है क्रीपर यानी कि बेल, दूसरा ऑप्शन है हर्ब यानी कि औषधि, तीसरा ऑप्शन है सर्व यानी कि झाड़ी, और चौथा ऑप्शन है वृक्ष। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से क्या करना है, कोई एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में किस प्रकार से आंसर देना है, आइए सबसे पहले मैं बताता हूं। मान लिया जाए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, तो आपको पहले 1 लिखना है और बाद में क्या लिख देना, इस प्रकार से सी। और सारे जितने बच्चे हैं जिस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे वो इसी टाइप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर 1 का सी होगा, 2 का डी होगा, इस प्रकार से आंसर देंगे, ना कि सी लिख देंगे। सी से यह नहीं पता चलता है मेरे दोस्तों कि तुम किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। अब मात्र 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूरी तूफानी अंदाज में बर्बाद कर दूंगा, है ना मेरे जो हार साथियों। आइए तो बताइए कि वीट क्या है, ये गेहूं क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गेहूं है ना प्यारे मित्र, ये जो गेहूं है वो एक क्या है, औषधि है, यानी कि हर्ब है। इसी को साग के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। आगे आने से पहले कुछ विशेष जानकारियां आपको लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, साग, साग किसको बोलते हैं, झाड़ी को। साग काष्ठीय उतकों के बिना, औषधि को बोलते हैं, साग जो है ना वो औषधि को बोलते हैं, के बिना हरे एवं कोमल तने के साथ एक छोटा पादप है। सामान्यतः साग की बहुत कम शाखाएं होती है, यानी जो शाख होती है, यानी कि जो हर्ब होती है, यानी कि औषधि जो होती है, इनकी बहुत कम शाखाएं होती है। वे शाखा रहित होते हैं।
इन्हें आसानी से जड़ सहित उखाड़ा जा सकता है, यानी आप इसको चाहोगे तो जड़ सहित उखाड़ सकते हो, ठीक है। इसमें पर्याप्त पौष्टिक लाभ एवं विटामिन होते हैं जो इसे भोजन का भाग बनाता है, जैसे टमाटर, गेहूं। आप टमाटर को देखो, टमाटर के पौधों को जब यहां से उखाड़ोगे तो वो जड़ सहित उखड़ जाता है। गेहूं के पौधों को जब उठाओगे तो जड़ सहित कबड़ जाता है। घास को उखाड़ोगे तो जड़ सहित कबड़ जाएगी। तो ये सब जो टमाटर है, गेहूं है, घास है, ये जो है ना वो एक शाक यानी कि औषधि का उदाहरण है, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, बी। इस प्रकार से जब पढ़िएगा तो आपका बेटा झारखंड सीजीएल ही नहीं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, रेलवे, स्टेशन मास्टर, एएसएम, जितने भी एग्जाम है आप सबको उखाड़ के फेंक दोगे, ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा हमेशा हमेशा की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नो लेट नो वेट करते हैं और सीधे चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। एक बार पहले इसको इज्जत के साथ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास 15 सेकंड का समय होगा, उसमें आपको ये बताना है कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपने 20 में से कितना सही किया है ना। कमेंट करके जरूर बतानी है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। पहला लिखा है कि स्नेक्स, टर्टाइल, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्य यानी फिशेस, दूसरा है एम्फीबियन यानी कि जल स्थलचर, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, और चौथा ऑप्शन है एविज यानी कि पक्षी। जल्दी से बताइए, आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। मेरे दोस्त, नो लेट नो वेट, जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। और आप लोग को मैं डेली इसी तरीका का सेशन लाइव लेता रहूंगा। अब डेली क्लासेस लाइव चलेगी, है ना मेरे दोस्त। एक भी दिन ऑफलाइन नहीं, सीधे एकदम लाइव पे आएंगे हम लोग और पूरी मजा लेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे, हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए कि स्नेक्स हो गया, टर्टाइल हो गया, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनको एनिमल के किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन था पिसेस यानी कि मत्स्य, उसके बाद लिखा हुआ एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एविज। तो कितने मेरे भाई और कितने मेरी बहन का आंसर क्या आ रहा, मैं जरा एक बार देख लूं। बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, रेप्टाइल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग का आंसर सही है एक बार जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो मेरे झारखंड के जोहार साथियों, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला लेने से पहले कुछ उसी प्रकार से फिर आपके लिए जानकारियां अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ देखिए, सरीसृप जीवों का एक समूह है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, जिसमें सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, समुद्री कच्छप और ट्यूटार शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए छिपकली क्या है तो भी बताना सरीसृप है यानी कि रेप्टाइल है, मगरमच्छ पूछे तो भी रेप्टाइल है, समुद्री कच्छप पूछे तो भी रेप्टाइल है। कहता वे शीत रक्तक होते हैं। शीत रक्तक का मतलब होता है कि इनकी जो ब्लड होती है ना वो ठंडी होती है। वे लोग पंख के बजाय प्रसल्कों के साथ अंडे देने के वाले कोशिका होते हैं, ठीक है। ये एक बात आपसे पूछा जाएगा कि सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं सरीसृप विज्ञान। सरीसृप विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सरीसृप विज्ञान कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन में से क्या है, एक है, और इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में 15 सेकंड के अंदर ही देना है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं इज्जत के साथ। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेने वाले हैं, 3 को पढ़ते हैं जरा से बेहतरीन। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन को मन से पढ़िए। पहला ऑप्शन है फोटोमीटर यानी कि प्रकाश मापी, दूसरा है पायरोमीटर यानी कि उत्ताप मापी, तीसरा है साइक्रोमीटर यानी कि शुष्का द्रव्य मापी, और लास्ट है टेंसिनोमीटर यानी कि तनाव मापी।
जल्दी से बताइए मेरे जोहार साथी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3? नो लेट नो वेट। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट, और मैं चलता हूं कमेंट बॉक्स की तरफ कि कितने मेरे भाई लोग इसका आंसर कर रहे हैं सही। जल्दी से बताइए। बर्बाद कर देंगे एकदम, झारखंड सीजीएल को बर्बाद कर देंगे। ऐसा तुम्हें मैथ पढ़ाया जाएगा, ऐसा तुम्हें साइंस पढ़ाया जाएगा, ऐसा जीएस पढ़ाया जाएगा, ऐसा मैथ पढ़ाया जाएगा कि बेटा झारखंड सीजीएल जो है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर देंगे। चलिए मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी। अब मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देखूंगा कितने मेरे भाई बंधु हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में डी दे रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। एक लिख रहे सर डी होगा ना, और डी होगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इससे आगे चौथे नंबर क्वेश्चन लेने से पहले फिर उसी प्रकार से आपके लिए मैं जानकारियां लेकर आया हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मृदा विज्ञान में पृष्ठ तनाव मापी एक उपकरण है। पृष्ठ तनाव मापी यानी कि हमारा तनाव मापी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसका प्रयोग अधिभौम जल क्षेत्र में मैट्रिक जल संसाधन यानी कि मृदा नमी तापिका से बनता है निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ये एक चीजें हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे, जो करेगा हम लोगों को क्या, लाचार, और खिलाएगा क्या, अचार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लग लेते हैं हम लोग 4। कहा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2017 का। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे दोस्त। बल का हमसे पूछा है कि एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा है वायल, तीसरा है न्यूटन, चौथा है वॉट। तो बताइए क्या आंसर होगा। ये तो 2017 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो बेटा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग भी इस लॉलीपॉप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो 15 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन आंसर होगा। कौन आंसर होगा ये जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन आंसर है ना? ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। तो जल्दी से बताओ। आप लोग जुड़ना, डेली जुड़ना। सुबह के 9 बजे आपका डेली लाइव क्लास होगा, डेली लाइव क्लास होगा, जुड़ना मत भूलना मेरे दोस्त, है ना। बर्बाद कर देंगे हम लोग झारखंड, किसको? तो आप लोग का आंसर आएगा सीजीएल को। तो आइए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप लोग सभी को पता है, सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि सर न्यूटन होगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चीजें था। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेने से पहले 4 की कुछ विशेष चीजें आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बल का एसआई जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है ना। जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एन होता है। इसका नामकरण संस्थापित यांत्रिकी विशिष्ट रूप से न्यूटन ने गति के दूसरे नियम पर कार्य करने और इसे पहचान दिलाने वाले वैज्ञानिक आइजन न्यूटन के नाम पर किया गया है। यानी कि बल का जो एसआई मात्रक है जो न्यूटन है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे मात्रक है जो साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दिया गया है। जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मापने का, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। हर्ट्ज जो थे वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। जैसे हम लोग वोल्ट बोलते हो ना कि विभवांतर का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है ना। वो किसने दिया था, अलेक्सांद्रे वोल्टा ने दिया था। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिट है जो उनके नाम पर ही रख दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को मन से इज्जत के साथ पढ़ना है और फिर इसकी हम लोग क्या कर देंगे, बर्बादी कर देंगे। आइए पढ़ते हैं। ठीक है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर, यानी हमें वैसी कंडक्टर बताना है जो क्या हो मेरे दोस्त, बैड हो, यानी कि खराब हो। ठीक है, आइए बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। कैसा उष्मा परिचालक की बात हो रही है, बुरा उष्मा परिचालक का। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तो ये सब तो अच्छा माना जाता है जी। अगला ऑप्शन है शीशा, शीशा ही एक क्या है,
बैड कंडक्टर है। सिल्वर तो अच्छी मानी जाती है, सिल्वर तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंडक्टर मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। तो इसका ये तो आंसर सही है। तो हमसे पूछा था बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर के लिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारी नजरों कमेंट बॉक्स पे चली जा रही है। अब मैं देख लेता हूं कि कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। यस, बिल्कुल लाजवाब चल रहे हो, एकदम मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास है। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए कुछ विशेष जानकारी एक बार फिर हमेशा की तरह। कहता है वे सामग्रियां, पदार्थ जो आंशिक रूप से ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, या अधिकांश मामलों में ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, उन्हें ऊष्मा या विद्युत का कुचालक करते हैं। अधातु तत्व और यौगिक जैसे जल, प्लास्टिक, कागज प्रायः बुरे या दुर्लभ चालक है। यानी आपसे पूछा जाए, जल की बात कहा जाए, है ना, प्लास्टिक की बात किया जाए, कागज की बात किया जाए, तो ये सब बुरे चालक होते हैं। लेकिन कांच ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो कांच के बारे में बात किया जाए, यानी शीशा के बारे में बात किया जाए, तो ये बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इसी तरह का क्लास चाहिए या नहीं। आपको इसी तरह का क्लास हमेशा चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, ये बेजोड़ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी, है ना, सीजीएल में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये रेलवे में भी आ चुका है, आपके झारखंड सीजीएल में भी आ चुका है। माने ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब झारखंड के इस बार किसी भी एग्जाम को देने जाओगे, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये क्वेश्चन पक्का आएगी, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्या है, एक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि रस्टिंग क्या है? जंग लगना क्या है मेरे दोस्त? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी कि विद्युत अपघटन है। दूसरा है ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑक्सीकरण है। अगला ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन है। या और अगला ऑप्शन है रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो क्या है रस्टिंग? क्या है? आपने देखा होगा कि जब लोहे की जो रड होती है, छड़े होती है, कहीं भी बाहर पड़ा होता है ना, तो नमी की वजह से क्या होती है, उसमें जंग लग जाती है। तो वो जो जंग लगना होती है वो क्या कहलाती है? इसके बारे में आपको 4 ऑप्शनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको दे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पक्का इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप की चीजों ना आप बचपन में यानी कि क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पक्का इस चीज का आंसर दोगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जंग लगना एक क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है का एक उदाहरण है। लोहा और इस्पात जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आते हैं तो उन पर जंग लग जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए धातु पर तेल, ग्रीस, पेंट, जिंक या टीन की परत चढ़ाई जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि गांव देहात में क्या की जाती है कि लोहे की जो रडे हैं, जो छड़े हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जंग ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं, उन छड़ों को हम लोग क्या करते हैं, या तो पेंट कर देते हैं, या तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं, ताकि उस पर कोई अन्य परत ना बने, जिससे हमारी जो छड़े हैं वो एकदम उसी प्रकार का दिखता रहे जिस प्रकार के वो नए में था। तो याद रखना कि लोहे में जंग लगना, यानी सिर्फ बोले तो जंग लगना एक क्या है, तो आपको बोलना है रेडॉक्स रिएक्शन है ना मेरे दोस्त। आइए अब मैं सीधे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। लिखा है कि विच अमंगस्ट द फ्लोइंग इज नॉट अ केटायन। आपको इन निम्नलिखित में से आपको यह सेलेक्ट करना है कि कौन केटायन नहीं है। आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, यानी आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयन, क्या ये धनायन है या नहीं, वो तो आपको सेलेक्ट करके आंसर जब दोगे तब मैं बताऊंगा। दूसरा है
कॉपरेशन, है ना, कॉपरेशन यानी कि कॉपर आयन, दूसरा है सल्फेटन यानी कि सल्फेट आयन, और अगला है जिंकेशन यानी कि जिंक आयन। तो एल्युमिनियम है, कॉपर है, सल्फेट है, और एक है और जिंक है, और इस सभी का क्या लगा हुआ, आयन। तो आपको यह बताना है कि कौन सा आयन जो है वो केटायन नहीं है इन चार ऑप्शनों में। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। जल्दी से बताओ मेरे जोहार साथियों, ना लेट करो ना वेट करो, है ना, सीधे से आंसर दे दो। जैसे मैं आपको ना लेट करवाता हूं और ना वेट करवा देता हूं, सुबह का एकदम एग्जैक्ट 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, और सीधे जब मैं जुड़ता हूं एकदम एग्जैक्टली 9 बजे। तो आप लोग को क्या करना है, 9 बजे से 2-3 मिनट पहले लाइव आ जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है, आइए मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है ना वो एक केटायन नहीं है। बाकी अगर एल्युमिनियम की बात करें तो ये भी केटायन है, कॉपर रेशन की बात करें तो ये भी केटायन है, जिंक आयन का बात करें तो ये भी केटायन है, लेकिन जो सल्फेट आयन होते हैं ना वो केटायन नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष जानकारियां आपको फिर से दिखाते हैं। लिखा है कि आयन परमाणु या अणु है जो आयन को एक शुद्ध धनात्मक या ऋणात्मक आवेश देते हुए एक से अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं या खो देते हैं। केटायन एक परिशुद्ध धनात्मक आवेश है। यह वैद्युत अपघटन के दौरान कैथोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। सल्फेट आयन धनायन नहीं है। तो यहां पर साफ साफ देखो लिखा हुआ है, सल्फेट आयन एक धनायन क्या है, नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो मैं आपके लिए सोचो कितना चीज लेके आता हूं। सबसे पहले तो आंसर बताता हूं, उसके बाद इसके लिए डिस्क्रिप्टिव में लेके आता हूं। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम यानी कि कोहरे का घटक नहीं है। हम लोग देखते हैं अक्सर ठंडे वाले दिनों में क्या लग जाते हैं, कोहरा लग जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कुहासा बोलते हैं। तो बोलता है कि कुहासा का इनमें से कौन से घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि परिवर्तनशील जैविक यौगिक, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा है क्लोरीन ऑक्साइड। तो इनमें से आपको यह बताना है कि धूम या फिर बोल सकते हो कोहरे, जिसे हम लोग कुहासा बोलते हैं, उनका घटक नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में से। जल्दी से, आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट अब। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। जल्दी से बता पाओगे, दे पाओगे, दे दो तो जाने। अगर आपकी आंसर इस क्वेश्चन का आ गया तो समझ जाओ कि बेटा झारखंड सीजीएल बर्बाद हो गया। झारखंड सीजीएल का अगर पापा का एग्जाम हो, झारखंड सीजीएल का पापा का अगर एग्जाम होगा तो तुम वो भी निकाल दोगे अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे दोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब आप लोग बता, देख लो, चेक कर लो कि क्या आपने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर किया है या क्या नहीं। देखिए क्लोरीन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्टिव लगा चुका हूं, तो ये चीज आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कि काम करने वाली पहली लेजर का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर, है ना। और आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। LASER, LASER, इसको आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि LASER यानी कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसका जवाब देने से पहले आपको पहले इसका जवाब देना है कि लेजर का आविष्कार किसने किया है। पहला ऑप्शन है A.H. टेलर, दूसरा है W.K. रोहेंजन, तीसरा है T.H. मैमन, और अगला ऑप्शन है फ्रेड मॉरिसन। क्या है मेरे दोस्त, क्या है मेरे झारखंड के वासी, क्या है मेरे जोहर साथी, क्या आंसर है, दोगे जवाब और जल्दी दो, ना लेट करो ना वेट करो और सीधे आंसर दे दो जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी आंसर दे दो बाबू, जल्दी जल्दी आंसर दे दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जोहार साथियों कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन जो नंबर 9 है, इसका 9 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि T.H. मैमन किया था लेजर का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विथ विच ऑफ द फ्लाविंग बॉडी
ऑर्गन इज पेस मेकर एसोसिएटेड। बताइए पेस मेकर जो होते हैं वो किस ऑर्गन में स्थित होता है, ये आपसे पूछा गया है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर कहां होता है? अगर आपने बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा तो पेस मेकर के बारे में आपको पता जरूर होगा, और अगर नहीं पता है तो आराम से मैं बताता हूं। आइए, पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है हार्ट, चौथा ऑप्शन है लंग्स। तो अगर मैं बात करूं पेस मेकर का, तो पेस मेकर जो होते हैं ना वो हमारे हृदय में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 लेने से पहले कुछ जरा चीजें आपके लिए लिख कर लाया हूं, ये मैं बताता हूं। पेस मेकर एक छोटा उपकरण है जिसे असाधारण हृदय गति को नियंत्रित करने हेतु छाती या पेट पर लगाया जाता है। कि भाई इनकी जो हार्ट है वो इसका मूवमेंट क्या है, ये किस प्रकार की आपको गति कर रहे हैं उसको देखने के लिए लगाया जाता है। यह उपकरण हृदय की धड़कन को सामान्य करने हेतु कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रिकल स्पंदन का प्रयोग करता है। पेस मेकर का प्रयोग अर्हिदामियस के उपचार में किया जाता है। तो याद है रखना कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है तो पेस मेकर किस में होता है? हमारे हृदय में होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में जितने भी एग्जाम हुए आज तक, ये क्वेश्चन सब में आया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऑल एग्जाम इन इंडिया, जितने भी भारत में होता है एग्जाम, ऑल एग्जाम इन इंडिया, भारत में जितने भी एग्जाम हुए आज तक उसमें यह क्वेश्चन पक्का है, यह क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार झारखंड सीजीएल का भी पेपर में जरूर मिलेगा। हीमोग्लोबिन डॉट डॉट का एक मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बताना है। पहला ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, नेक्स्ट प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा, अगला ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो बताइए जो हेमोग्लोबिन है, आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे ब्लड का जो रक्त लाल होता है वो इसी हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। और आपने देखा है कि आरबीसी, ब्लड में एक सेल होती है जिसका नाम होता है आरबीसी, आरबीसी का भी जो रंग होती है वो लाल होती है, वो इसी हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। तो जो हेमोग्लोबिन ना होता है मेरे दोस्त, वो आरबीसी का एक मुख्य क्या है? कंपोनेंट है, यानी कि घटक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आरबीसी का दूसरा क्या नाम है, ठीक है ना? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि लाइफ स्पेन कहां होती है। दूसरी बात ये बताना है कि आरबीसी की डेड कहां होती है, आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, ताकि अब मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे बच्चे ये सब जानते हैं कि नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और इसे बर्बाद करता हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 11 नहीं 12, लेकिन 12 लेने से पहले कुछ विशेष चीजें आपको दिखाए थे। आइए पहले हम लोग देखते हैं यहां पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा वाले ऑक्सीजन से युक्त होता है जो लाल रक्त कणों में मेटोलो प्रोटीन को वहन करता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक वहन करता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि रेस्पिरेशन पिगमेंट के नाम से किसे जाना जाता है, श्वसन रंजक के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आपका आंसर होगा क्या? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन क्या है अगर ये पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना मेरे दोस्त। आइए आगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से लेकर पुनः फेफड़ों तक पहुंचाता है, यही काम उसका करना है। तो जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को इधर से उधर करना किसका काम होता है? हेमोग्लोबिन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि एनीमिया इज काउज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? बताइए, एनीमिया एक रोग है, एनीमिया एक बीमारी है, इसके ये बारे में बताना है कि ये किसकी कमी के कारण होती है। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। बताओ मेरे दोस्त
कि एनीमिया किसकी कमी की वजह से होती है। तो एनीमिया जो होती है, अगर हम उसे देखें तो एनीमिया होने का बहुत सारा लक्षण है। जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयरन की कमी से, बोलना है एनीमिया। आपसे पूछे ब्लड की कमी से, तो बोलना है एनीमिया। अगर आपसे पूछे हेमोग्लोबिन की कमी से, तो बोलना है एनीमिया। अगर आपसे पूछे आरबीसी की कमी से, तो बोलना एनीमिया। अगर आपसे पूछे विटामिन B6 की कमी से, एनीमिया। अगर आपसे पूछे विटामिन B12 की कमी से, एनीमिया। तो सोचो मेरे दोस्त कि एनीमिया होने का कितना सारा चीजें हैं। तो यहां पर पूछा है कि किसकी कमी के कारण होता है, तो मैंने एक बताया था आयरन। तो एनीमिया होती है आयरन की कमी से, या फिर खून की कमी से, या फिर हेमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर, हमें मीटर में बताना है, रिक्वायर्ड टू हेयर एन इको। एक इको देखने के लिए, एक इको को देखने नहीं सुनने के लिए कितने मीटर लेंथ की आवश्यकता होती है। लिखा है कि प्रति ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, ये हमारा क्या है, डेस्टिनी सोर्स है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये हमारा सोर्स है और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, और आप चाहते हो एकदम क्लियर इको सुनना, तो इन दोनों का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 16.6 मीटर। तो आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर है 17 मीटर, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, कहता कि व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर। देखिए, कोई भी चीज देखने में काला प्रतीत होता है। जैसे सपोज करो अगर मैं आप लोगों को काला दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर पड़ने वाली सारे जो कलर के रंग है, सारे जो कलर के क्या है रंग है, उसे मैं क्या कर लूंगा, ऑब्जर्व कर लूंगा। क्या कर लूंगा, ऑब्जर्व कर लूंगा, यानी कि अवशोषित कर लूंगा। तो मेरा कलर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो पहला ऑप्शन है वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, ये तो महा गलत है। दूसरा, वह काला रंग अवशोषित करता है, नहीं जी ये तो बिल्कुल गलत है। कहता है वह सारे रंग को परावर्तित कर देता है, ये महा गलत है ना। वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, ये बिल्कुल सही है। ब्लैक कलर तब दिखाई देती है जब वो सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो मेरे जो हर साथियों, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम पहले से आराम है कि नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र एक कमेंट तो बनती है ना। और अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। लिखा है कि विच अमंग द फ्लोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग कौन सी मेटल का इस्तेमाल करते हैं। बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं जी, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की, यानी कि जस्ता का। तो बताओ जस्ता कहां ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। और ये चीजें हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे दोस्त अब इन चीजों के लिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से जरूर किए होंगे, ये मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या है। कहता है कि व्हाट इज ड्राई आइस, सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऑल एग्जाम इन इंडिया में आया हुआ है, ऑल एग्जाम इन इंडिया। इंडिया का सभी एग्जामों में यह पूछा गया है कि बताइए कि ड्राई आइस किसे कही जाती है। तो ड्राई आइस किसे कहा जाता है, आप लोग सभी को पता होगा। जो हम लोग को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ड्राई आइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 2 पहले ही ऑप्शन में दे दिया है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया मेरा सही आंसर। अगला ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 17। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है।
पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यानी कि समुदाय, दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, चौथा है स्पेसीज यानी कि प्रजातियां। कौन दिखाता है कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल? तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल दिखाने वाले एक ही चीज हैं और वो है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल को क्या करती है, शो करती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो मेरे जोहार साथी, जितने लोग लाइव हैं, है ना, जितने लोग लाइव हैं, बताओ एक बार कमेंट करके कि क्या आपको क्लास में मजा आ रही है कि नहीं, और क्या आप चाहते हो कि इसी तरीका से मैं सेशन लेता रहूं और तुम्हें सीजीएल का एग्जाम को पास करवाता रहूं। आइए तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? सोचो, हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि मलेरिया किसके वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, ये पूछते हैं। और मलेरिया कौन से, है ना, किस वाहक की वजह से होती है ये पढ़ते हैं। लेकिन सोचो यहां पर ये पूछ दिया कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने किया है। सोचो, मलेरिया की खोज, जो रोगाणु है जो जिसकी वजह से वो फैलता है, इसके खोज के बारे में पूछा गया है। हु डिस्कवर्ड मलेरिया कॉजिंग जर्म्स? मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं इसकी खोज किसने किया है? पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टियन बर्नार्ड, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स लुइस अल्फांस लेवरेन, अगला ऑप्शन है दिमित्री इवानोस्की, अगला ऑप्शन है आपको मार्टिन बिलियन वेंजरेक। तो इसका राइट आंसर क्या है? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो आपको पता नहीं है, इसका नाम है चार्ल्स लुइस अल्फांस, है ना, अल्फोंस लेवरेन। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये खोज के बताया कि देखो जी, ये जो चीजें दिख रहा है तुम्हें, ये मलेरिया फैलाता है। आपने इस गाना सुना होगा, सर्दी न खांसी मलेरिया हुआ, सुना है ना? और सुना है कि नहीं? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जो हर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18, नहीं 19। बोला गया है कि हु डिस्कवर्ड एक्सरे। ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। ये भी लगभग इंडिया में जितने भी एग्जाम हुआ है, ऑल एग्जाम इन इंडिया, एक्सरे की खोज किसने किया है यह भी पूछ दिया गया। ऑल एग्जाम इन इंडिया, ये भी भारत में लगभग जितने एग्जाम हैं वो सब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो बताइए एक्स किरणें की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था WC रोएंटजन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बढ़ूंगा सीधे अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20 है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ना? द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी आपके ऑल एग्जाम इन इंडिया में पूछा हुआ है। ऑल एग्जाम इन इंडिया, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव का वैज्ञानिक नाम, जैसे आपसे पूछा जाता है ये आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोलते हो क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। आपसे पूछा जाता है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोलते हो राना टिग्रिना, बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं? अगर आपसे पूछे बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोलते हैं हम लोग क्या, पैंथेरा टिग्रिस, है ना मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है क्या, होमो सैपियंस। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से बताओ आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आज लेके आया था और मैंने क्लास लेने से पहले ही बता दिया था मेरे दोस्त, ये आज बाइलिंगुअल क्लासेस होगी और अब जितनी भी क्लास साइंस की होगी, मैथ की भी होगी, सारी की सारे बाइलिंगुअल होंगे। हमारे ट्रांसलेटर अवेलेबल हो चुके हैं। तो आज
कैसी क्लास लगी। अगर हमारी क्लास आप अच्छे लगे होंगे, मन से देखे होंगे, समझ में अगर सारी बातें आई होगी, तो हमारी इस क्लास को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। और आप लोग रिव्यू कैसा देना चाहते हैं इसके लिए कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग 20 में से कितने सही के हैं, किसका 20 में से कितना सही हुआ है, कमेंट करके एक बार बताइए। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर फ्री में कोई भी पैसा लिया नहीं जा रहा है और पूरा कंप्लीट तैयारी करवा के आपको दिया जाएगा, ताकि आप झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों को निकाल पाएंगे, है ना। और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए कि एक चैनल है यूट्यूब पे जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक प्रकार की चीजें बताई जा रही है, और आपकी रीजनिंग की क्लास बहुत जल्दी से लगने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, बस हमारे साथ इसी तरीका के सुबह से 9 बजे जुड़ जाएंगे, और 9 बजे के बाद हम लोग बेटा एकदम मेरे दोस्त मेरे भाई एकदम साइंस को एकदम कतई से बर्बाद कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।